अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एडिनॉइड्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि एडिनॉइड्स अगर इन्फेक्टेड हो जाए या इनकी एनलार्जमेंट हो जाए तो हमारे सामने कौन से साइन और सिम्टम्स आते हैं और अपनी किन होम्योपैथिक अद्वियात को इस्तेमाल करते हुए हम ऑपरेशन से बच सकते हैं। बेसिकली एडनॉइड जो हैं पैदाइशी तौर पर बच्चे के अंदर पाए जाते हैं। ये एक इम्यून सिस्टम के तौर पर काम करते हैं। ये बिल्कुल स्मॉल टिश्यूज़ के पैच होते हैं और ये हमारी जो नेज़ल कैविटी है उसके पीछे पाए जाते हैं। या आप यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह हमारे खलक में टॉन्सिल्स पाए जाते हैं तो बिल्कुल टॉन्सिल्स के ऊपर जो हैं ये एडिनॉइड टिश्यूज़ पाए जाते हैं। जो टॉन्सिल्स का काम है हमारे जिस्म के अंदर, एडिनॉइड्स भी यही काम करते हैं। यानी ये इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ाई करते हैं। छोटे बच्चे का इम्यून सिस्टम चूँकि कमज़ोर होता है, वो बैक्टीरिया और वायरस के ख़िलाफ़ उसका जो मदाफ़ती निज़ाम है वो इतना मज़बूत नहीं होता। लिहाजा कुदरत ने उनके अंदर एडिनॉइड टिश्यूज़ रखे होते हैं कि जब बच्चा सांस लेता है, नाक के ज़रिए सांस लेता है, या बच्चा जब कोई चीज़ स्वलो करता है तो उस सूरत में ये बच्चे को हार्मफुल बैक्टीरिया से और जर्म से बचाते हैं। टॉन्सिल्स में और इनमें फ़र्क ये है कि टॉन्सिल्स को हम नेकेड आई से देख सकते हैं, लेकिन चूंकि ये टॉन्सिल्स के बिल्कुल ऊपर रखे हुए हैं लिहाजा हम इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते। लेकिन दोनों का काम एक ही है, दोनों ही हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है ये एडिनॉइड्स जो हैं ये श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी के दूसरे इम्यून सिस्टम जो हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। लिहाजा 7 साल से लेकर 10 साल की उम्र तक ये एडिनॉइड जो हैं डिसअपीयर हो जाते हैं। पैदाइश के वक्त जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं। बच्चा जब बड़ा होता है, 5 साल की उम्र तक पहुंचता है तो ये सिकुड़ना शुरू कर देते हैं और 7 साल से 10 साल की उम्र तक ये जो एडिनॉइड टिश्यूज़ हैं ये डिसअपीयर हो जाते हैं। और काम जिससे मैंने आपको बताया कि ये इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ते हैं और बच्चों को मुख्तलिफ़ जरासीम बीमारियों से महफूज रखते हैं। अब जब ये इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ते हैं तो कभी कभार ये स्वेल कर जाते हैं और नॉर्मली जो है ये स्वेलिंग ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। लेकिन बाद औक़ात ये होता है कि ये स्वेलिंग जो है ख़त्म नहीं होती और जो हमारे एडिनॉइड टिश्यूज़ हैं ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं। उस सूरत में ये एनलार्ज कर जाते हैं। बाद औक़ात ये मुख्तलिफ़ एलर्जीज़ के ज़रिए भी एनलार्ज कर जाते हैं, या ये बाय बर्थ भी हो सकता है कि एडिनॉइड जो टिश्यूज़ हैं वो एनलार्ज सूरत में हमारे सामने आए। लिहाजा इसके एनलार्ज करने की वजह से या इसके स्वेलिंग करने की वजह से जो सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं उनमें एक तो ये कि नाक जो है हर वक्त बंद होता है, ब्लॉक्ड जिसे आप कहते हैं, ब्लॉक्ड नोज़ कहते हैं कि नाक हर वक्त बंद महसूस होता है। कानों की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं, हियरिंग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बहरापन पैदा हो सकता है, नींद की प्रॉब्लम्स आती हैं। नींद यानी कि नींद के दौरान सांस जो है वो तंगी के साथ आना शुरू होता है और कुछ सेकंड्स के लिए सांस रुक भी जाता है। पेशेंट जो है यानी बच्चा जो है वो खर्राटे लेता है और गला दुखता है, निकलने में दुश्वारी पाई जाती है, गर्दन के जो ग्लैंड्स हैं वो भी सूज जाते हैं। और इसके अलावा चूँकि बच्चा मजबूर होता है मुंह खोलकर सांस लेने के लिए, तो उस मुंह खुले रहने की वजह से मुंह और जो होंठ हैं वो खुश्क हो जाते हैं। नतीजे के तौर पर होंठों में क्रैक्स पड़ते हैं और मुंह बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। आप नॉर्मली हालत में भी देखिए कि वो लोग जो मुंह खोल कर सोते हैं और उनके नाक बंद होते हैं तो बाज़ औक़ात जब वो उठते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि उनकी ज़ुबान जो है लकड़ी की हो गई है। इतनी खुश्क हो जाती है कि जब तक वो अपनी ज़ुबान को तर नहीं करते पानी के ज़रिए या थूक बना के उसे तर नहीं करते वो बोल नहीं सकते हैं। तो मुंह खोलकर सांस लेने की वजह से जो मुंह है वो बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाता है, होंठों में क्रैक्स पड़ जाते हैं, क्रैक लिप्स जिसको आप कहते हैं। तो ये एडिनॉइड्स के एनलार्ज करने की वजह से हमारे सामने
सिम्टम्स आते हैं। ज़्यादा जो तकलीफ़ सिम्टम है वो यही है कि आपका बहरापन जो है वो आपके सामने आ सकता है, या सांस के जो है नींद के दौरान जब रुकता है तो ये एक बड़ी ही तकलीफ़देह हालत जो है हमारे सामने आती है। लिहाजा अगर आपके पास एनलार्ज एडेनॉइड्स के पेशेंट आए तो आपने एक तो करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को मद्देनज़र रखना है, दूसरे आपने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं भूलना है। अगर आप चाहें तो पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशनली ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू साइन और सिम्टम्स भी कर सकते हैं। एलोपैथी में सर्जरी के अलावा इसका कोई हल नहीं है कि वो जो है वो सर्जरी कर देते हैं टिश्यूज़ की और उसके बाद पेशेंट जो है बेहतर हो जाता है। लेकिन हम अपनी होम्योपैथी के ज़रिए इस स्वेलिंग को, इस एनलार्जमेंट को ख़त्म करते हैं। इस मर्ज़ में हमारी जो टॉप ग्रेड मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, सबसे पहले मैं आपको वही बताऊंगी। इसके अलावा मैं कुछ और मेडिसिन भी आपको बता दूंगी जिनको आप कंसर्न कर सकते हैं, या अगर आपके सामने उनके साइन और सिम्टम आते हैं तो आप उन मेडिसिन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जो मेडिसिन इस मर्ज़ में इस्तेमाल की जाती है या की जानी चाहिए वो बेसिलिनम है। आप चाहें तो इस दवा को इंटर करंट रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल करवा दीजिए और इसी दवा से इलाज का आगाज़ कर दीजिए। बेसिलिनियम और ट्यूबरकुलाइनम ये वो हमारी मेडिसिन हैं जिनका असर हमारे जिस्म के बहुत सारे हिस्सों पे है, गदूदों के ऊपर है, सांस की खराबियों के हवाले से है, या जो नाक बंद होता है, नज़ला ज़ुकाम होता है, उसके हवाले से बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। तो लिहाजा बेसिलिनम और ट्यूबरकुलाइनम आप चाहें तो इनमें से किसी एक मेडिसिन को भी आप इंटरकरंट रेमेडी के तौर पर आगाज़ में ही इस्तेमाल करवा दीजिए, ताकि सिम्टम जो हैं क्लियर हो जाएंगे और आपके लिए आसानी हो जाएगी कि अपने पेशेंट को किस तरह डील करना है। दूसरी जो हमारी टॉप ग्रेड मेडिसिन है, ये मैं जितनी बता रही हूँ ये टॉप ग्रेड मेडिसिन बता रही हूँ। बेसिलिनियम टॉप ग्रेड मेडिसिन है, कलकेरिया कार्ब हमारी टॉप ग्रेड मेडिसिन है, और कलकेरिया कार्ब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप ट्रीट करना चाहते हैं पेशेंट को और आपको नज़र आ रहा है कि जो बच्चा है वो फ्लैबी है, मोटा ताज़ा है, पिलपिला है, सर्दी बड़ी आसानी के साथ उसको लग जाती है और उसको पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है, सर पे पसीना आता है खाना खाते हुए, दूध पीते हुए, तो आप कलकेरिया कार्ब को कॉन्स्टिट्यूशनली सेलेक्ट कर सकते हैं। और कलकेरिया कार्ब एडेनॉइड्स के लिए बेहतरीन दवाइयों में से एक दवा है। तीसरी हमारी जो टॉप ग्रेड मेडिसिन है वो ब्राइटा कार्ब है। ये उन बच्चों में इस्तेमाल होती है जिनको साथ में एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के मसाइल आते हों, यानी उनको टॉन्सिल्स का भी मसला है और उनको एडेनॉइड्स के एनलार्जमेंट का भी मसला है, तो वहाँ आप ब्राइटा कार्ब को इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी जो हमारी मेडिसिन है जो इस मर्ज़ में इस्तेमाल होती है वो काली बाई है। अब जाहिर है जब नाक बंद होगा, मुँह से सांस लेना पड़ेगा, मवाद खारिज होगा, यानी नज़ला ज़ुकाम होगा, तो काली बाई जो है अपने डिस्चार्ज की बुनियाद पर इस्तेमाल करवाई जाती है। काली बाई में सांस नहीं आता है, काली बाई में नाक जो है वो बंद होता है। इसके अलावा जो ख़ास काली बाई का करैक्टरिस्टिक है वो ये कि वहाँ पर जब पेशेंट नज़ला फेंकता है या थूक फेंकता है तो वो आसानी से साफ़ नहीं होता और एक तार सी बन जाती है। रोपी डिस्चार्ज इसको कहते हैं कि एक तार सी बन जाती है और आपको उसे साफ़ करने के लिए थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ती है। वैसे अगर आप थूक फेंके या बलगम फेंकते हैं या आप नज़ला साफ़ करते हैं तो आप तेज़ी के साथ कर लेते हैं, लेकिन काली बाई का जो मवाद होगा वो हमेशा आपके होंठों के साथ, आपके नाक के साथ चिपक जाएगा और वहाँ से लटक कर एक तार बनाएगा। तो इस तार की बुनियाद पर आप इस मर्ज़ में काली बाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारी बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है एग्राफिस है। ये मेडिसिन जो है वहाँ इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर क्रॉनिक टॉन्सिल्स का मसला पाया जाता हो, टॉन्सिलाइटिस पाया जाता हो, बहुत जल्दी बच्चे को सर्दी लग जाती हो, नाक जो है वो बंद हुआ हो, पेशेंट जो है बच्चा जो है मुंह खोल कर सांस लेता हो, और इसके साथ जो इसके इस्तेमाल करने की वजह बनती है कान साथ में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं और बच्चा जो है वो बहरेपन की तरफ जा रहा होता है, उसकी समाज जो है मुतासिर हो रही होती है और उससे निगला भी नहीं जा रहा होता। तो जहाँ आपको इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं वहाँ आप इस दवा को इस्तेमाल करवाइए। ओपियम हमारी बेहतरीन मेडिसिन है उस सूरत में जब बच्चा एनलार्ज एडेनॉइड्स की बुनियाद पर खराटे लेता हो तो वहाँ आप ओपियम को इस्तेमाल करवाइए। नींद में
सांस लेने में दुश्वारी पेश आती हो, नाक बंद हो, वहाँ पर सेम्बुकस का इस्तेमाल किया जाता है। फिर मर्कसोल हमारी मेडिसन है, वो भी उन अवारिस के साथ इस्तेमाल होगी जहाँ कान की इन्फेक्शन साथ में पाई जाती है। फिर हमारी किलकेरिया फ्लोर मेडिसन है, इसको भी टॉप ग्रेड मेडिसन में रखा जाता है। किलकेरिया फॉस को टॉप ग्रेड मेडिसन में रखा जाता है, यानी बायोकेमिक के जो सॉल्ट्स हैं उनमें किलकेरिया फ्लोर, किलकेरिया फॉस और काली सल्फ जो है टॉप ग्रेड मेडिसन है। एमोनियम कार्ब के हवाले से एक ही बात याद रखने के काबिल है, वो ये कि जो बच्चा है मुंह के ज़रिए सांस लेता है, मुंह खोलकर सांस लेता है, नाक के ज़रिए उसको सांस नहीं आता। एनी हाउ ये तो वो मेडिसिन थी जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो हमारी टॉप ग्रेड मेडिसिन हैं वो वही 4-5 मेडिसिन हैं जो मैंने आपको बताई, बेसिलिनियम, ट्यूबरकुलाइनम, कैलकेरिया कार्ब, ब्राइटा कार्ब, कालीबाई, एग्राफिस, ये हमारी मेडिसिन हैं जिनको आपने सरे फहरिस्त रखना है और इन्हीं मेडिसिन से जो है आपने अपने पेशेंट को शिफा याब करना है। लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ उस हवाले से जिन अद्वियात का कसरत के साथ इस मर्ज़ में इस्तेमाल किया गया। बाकी मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ, आज भी रिपीट कर रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू टोटलिटी ऑफ सिम्टम आप किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए कि ये एलोपैथी में सर्जरी के अलावा ठीक नहीं होता और हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ये इस मर्ज़ को दूर कर देती हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि बेसिलिनम के हवाले से कहा जाता है कि आपने 15 दिन के बाद हाई डोज इस्तेमाल करनी है, आपने 1 या 10 इस्तेमाल करनी है और 15 दिन में आपने उसकी एक खुराक देनी है और 3 से ज़्यादा आपने इसकी डोजेज़ नहीं देनी है। फिर कैलकेरिया कार्ब के लिए भी जो रिकमेंडेड डोज़ है एडिनॉइड्स के हवाले से वो 200 और 1 ml है। ये भी आपने हफ्ते में सिर्फ एक डोज़ देनी है और 6 हफ्ते आपने ये पेशेंट को दवाई इस्तेमाल करवानी है। ब्राइटा कार्ब जो है उसकी भी जो डोज़ रिकमेंडेड है वो 200 या 1 ml है और उसके लिए भी यही है कि आपने वीकली जो है पेशेंट को एक डोज़ देनी है। यानी ये जो अद्वियात हैं, ये जो मैंने 3 पहली दवाइयाँ बतानी, ये आपने बार बार इस्तेमाल नहीं करवानी, हाई डोज इस्तेमाल करवानी है और फिर उसके बाद आपने वक्फा दे देना। इस दौरान ये है कि आप बायोकेमिक रेमेडी में से कोई भी रेमेडी इस्तेमाल करवा सकते हैं। कैलकेरिया फ्लोर इस्तेमाल करवा सकते हैं, कैलकेरिया फॉस इस्तेमाल करवा सकते हैं, काली सल्फ है आपके पास, आप बायोकेमिक की मेडिसिन साथ में इस्तेमाल करवा दीजिए। इसके अलावा हमारी एक और मेडिसिन है सोराइनम, वो भी इंटर करंट रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल होती है। एनी हाउ पेशेंट जब आपके सामने हो तो आप पेशेंट के करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स को लेकर अगर आपको लगता है कि वो बेलाडोना का मरीज़ है तो बेलाडोना दे दीजिए, अगर लगता है कि वो ब्राइनिया का पेशेंट है तो ब्राइनिया का इस्तेमाल करवा दीजिए। इवन अगर आपको वो लगता है कि वो नक्स वामिका का पेशेंट है तो आप नक्स वामिका को इस्तेमाल करवा दीजिए। इसके अलावा जो चंद एक और अद्वियात इस्तेमाल होती है उसमें आयोडम का इस्तेमाल किया जाता है, कैलकेरिया आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है, मजीरियम, नक्स वामिका, हाइड्रास्टिस, इन अद्वियात का इस्तेमाल भी लार्ज या इन्फेक्टेड एडोनाइड में किया जाता है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस मर्ज़ी मेडिसिन की सिलेक्शन कीजिए, लेकिन मैंने आपको टॉप ग्रेड मेडिसिन बता दी। शिफा मिन जाने वल्ला, शुक्रिया।